व्हाट्सअप गाइस, फैक्ट हेलो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज एक न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है गांव तक का सफ़र। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। लेट्स बिगिन द स्टोरी। गांव तक का सफ़र। इस कहानी में एक आदमी गांव जाने के लिए छुट्टियां ले लेता है काम से, ताकि वो गांव जाके अपने लोगों से मिल सके, अपने परिवार लोगों से वो मिल सके। सारी पैकिंग वॉकिंग करके बस की तरफ निकल जाता है और वो जैसे जैसे कैसे करके वो बस में विंडो वाली सीट पे जाकर बैठ जाता है। जैसे हम सबको विंडो वाली सीट बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसी तरह उस आदमी को वो विंडो वाली सीट बहुत ज़्यादा पसंद थी। उस आदमी का नाम था जितेंद्र पांडे, और इस कहानी में मैं सिर्फ उनको पांडे जी कहूँगा, पूरा नाम नहीं लूँगा, सिर्फ पांडे जी कहूँगा ताकि कहानी लंबी ना बने। और वो जैसे तैसे करके विंडो वाली सीट पर जाके बैठ गए। लेकिन बस अभी तो चलने वाली नहीं थी, क्योंकि पैसेंजर अभी भरे नहीं थे। जब तक पैसेंजर भरेंगे नहीं तब तक बस चलने वाली कहाँ थी। और उस टाइम काफ़ी गर्मी था और गर्मी का मौसम था। तब पांडे जी ने सोचा कि चलो कुछ खाने पीने का सामान भी ले लिया जाए, जैसे पेप्सी वगैरह, जंक फूड वगैरह, कुछ खाने का सामान ले लिया जाए। जैसे पांडे जी उतरते हैं बस से, वो जल्दी जल्दीबाजी में सामान खरीदते हैं, पेप्सी वगैरह खरीदते हैं और जल्दी जल्दी, क्योंकि उन्हें डर था कहीं कोई और उनकी सीट ना ले ले। वो जल्दी जल्दी करके आते हैं और सीट पे फटाफट बैठ जाते हैं। उन्हें अब लगता कि बस अब मैं यहाँ से नहीं हिलने वाला, चाहे जो भी हो। और कुछ घंटों के बाद धीरे धीरे करके पैसेंजर्स भरते जाते हैं बस में, भरते जाते हैं बस में, और सारे पैसेंजर्स भर जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि सारे पैसेंजर्स भर जाते हैं, लेकिन पांडे जी की बगल वाली सीट खाली होती है। तो उस एक सीट के लिए बाकी लोग कह रहे थे कि हम वेट मत करो, आप आगे चलिए। आगे चलते मतलब उन्होंने कहा कंडक्टर को, चलिए आप जल्दी से इसको चलाइए, आगे कोई पैसेंजर आएगा तो वो बैठ जाएगा, एक बंदे के लिए आप कितना घंटा वेट करेंगे। तो सभी लोग ये बोलने लगे कि चलो 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 बस को चला। तब बस ड्राइवर ने गाड़ी को चला दिया, और जैसे ही बस आगे बढ़ी, पांडे जी की खुशी का ठिकाना नहीं पड़ा। पांडे जी को कहाँ जाना था? आखिर उन्हें जाना था अपने गांव मिलने, और गांव का नाम था जौनपुर। जौनपुर उनकी जान बसती थी, वो जौनपुर में जाना चाहते थे। और जैसे ही बस आगे बढ़ती है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कहीं भी। कुछ मील तक चलने के बाद कोई दूसरा पैसेंजर भी आ जाता है और चुपचाप से आके पांडे जी की सीट पे बैठ जाता है, क्योंकि कहीं और सीट थी नहीं। तो वो पांडे जी के बगल में आके बैठ जाता है। पांडे जी को इन सब से किसी से कोई मतलब नहीं था। पांडे जी बस बाहर का दृश्य देख रहे थे, और बस कैसे भी करके वो पहुंच जाना चाहते थे अपने जौनपुर। जौनपुर से उन्हें इतना प्यार था कि बस वो, उन्हें बस एक भी छुट्टी मिले तो वो जौनपुर जाना ज़रूर चाहेंगे। लेकिन पांडे जी के जो बगल में बैठा वाला आदमी था लेकिन पांडे जी के जो बगल में बैठा वो आदमी था, वो काफ़ी बातों नहीं निकला। वो फ़ोन पे बहुत देर से पता नहीं किसी से बातें किए जा रहा है, बातें किए जा रहा है। एंड टाइम पे उसने फ़ोन काटते हुए पांडे जी से बोला, अरे भैया कहाँ जा रहे हैं आप किस जगह जा रहे हैं? पांडे जी मन ही मन में बोलने लगे, अरे ये कैसा पागल आदमी है, क्योंकि इस बस को तो जौनपुर ही जाना था, सारे पैसेंजर को जौनपुर जाना था, और ये बस बेसिकली जौनपुर ही जाएगी। तो ये बंदा मुझसे क्यों पूछ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँगा? ये बंदे को क्या नहीं पता ये बस जौनपुर जाएगी? लेकिन पांडे जी ने फिर थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहा कि मैं जौनपुर जा रहा हूँ। तो पांडे जी ने भी बेवकूफ़ी वाला सवाल उससे कर ही दिया। पांडे जी ने बोला, अच्छा सर आप कहाँ जा रहे हैं? तो उस आदमी ने बोला, अरे सर हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे जाना था बनारस, लेकिन क्या करें बनारस वाली बस छूट गई। लेकिन हमने सोचा कि चलो जौनपुर वाली बस पकड़ लेते हैं, और जौनपुर वाली बस में बैठ के मैं चला जाऊंगा, और जौनपुर उतर के मैं कोई दूसरी गाड़ी करके बनारस तक चला जाऊंगा। तो पांडे जी कहते हैं, अच्छा तो ऐसा हुआ था, आपकी बस छूट गई। तब उस आदमी ने बोला, हाँ। तब उस आदमी ने बोला कि आप जौनपुर क्यों जा रहे हैं? तब पांडे जी ने बोला कि जौनपुर में मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरी मम्मी पापा है, मेरा छोटा सा घर है, मैं वहाँ उन सब से मिलने जा रहा हूँ। तो पांडे जी ने बोला, आप कौन, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने बोला, अरे मेरे भतीजे की शादी है, मैं उस अपने भतीजे की शादी में जा रहा हूँ। पांडे जी से वो कई सारे सवाल करता, पांडे जी उसका सवाल का जवाब देते, लेकिन पांडे जी मन ही मन में बोलते थे कि अरे यार ये अब आदमी चुप कब करेगा, ये अपना मुंह कब बंद करेगा, मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे अपने
जौनपुर जाना है, मुझे बस अपने जौनपुर के ख्वाब में डूब जाना है, बस ये आदमी किसी तरह चुप करे। लेकिन पांडे जी की ये जो दिली इच्छा थी अचानक से पूरी हो जाती है। वो आदमी कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और पांडे जी सोचते हैं चलो भैया ये चुप हो गया है, अब मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा था और सफ़र के दौरान उन्होंने सोचा पांडे ने कि चलो अब मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर। और जैसे पांडे सो जाते हैं, मानो वो जौनपुर पहुंच गए हो, मानो वो बादलों में उड़ रहे हो, और वो बादलों से उड़ते उड़ते जौनपुर मानो पहुंच गए। उनके सपनों में वो जौनपुर की मिट्टियों की खुशबू उनके नाक तक आ रही हो, मानो वो बादलों में उड़ रहे हों और वो बस जौनपुर तक पहुंच चुके हों। और कुछ देर यानी कुछ घंटों तक सोने के बाद उनकी नींद खुलती है और वो देखते हैं कि बारिश हो रही है, काफ़ी ज़ोर से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बस रुक चुकी है एक जगह पे, बस आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बारिश का मौसम है। इसकी वजह से बस ड्राइवर ने बस को रोक दिया है। कहाँ पे रोका था? बस ड्राइवर ने उसको एक ढाबे के पास जाके रोक दिया था, और किस्मत अच्छी थी कि उस जगह ढाबा भी मिल गया। तो तब सारे पैसेंजर उतर के उस ढाबे में कुछ ना कुछ खा रहे थे, और यही पांडे जी उठ के देखते हैं कि सारे लोग जा चुके हैं, मतलब ढाबा में जा चुके हैं, ढाबा में कुछ ना कुछ खा रहे हैं। वो बंदा भी उतर के पता नहीं फ़ोन पे बात कर रहा था, ढाबा में खड़ा होकर फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। लेकिन पांडे जी ये सब देख ही रहे होते हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। बस वो बाहर की वादियों को देखते हैं, बारिशों को अपना विंडो से बाहर हाथ निकाल के छूते हैं और विंडो में अपना हाथ वापस डाल लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके बारिश जैसे जैसे कम होती है, पैसेंजर सारे के सारे लोग आके बैठने लग जाते हैं, और वो आदमी भी उसके बगल में आके बैठ जाता है। और जैसे पांडे जी के वो बगल में बैठता है, उसका बोल बचन शुरू फिर हो जाता है, अरे भैया उठ गए, काफ़ी देर तक सोए थे। लेकिन पांडे जी जब उठते हैं तब उन्हें थोड़ी भूख भी लगी होती है, तो वो जो सामान उन्होंने उस टाइम खरीदा होता है तो वो खाना शुरू करते हैं। तो बगल वाले पैसेंजर जो बगल में बैठा हुआ आदमी होता है उसको भी बोलते हैं थोड़ा कुछ लेंगे, तो आदमी तो थोड़ा सा उनको खाता है, और खाते खाते ही बातों में वो आदमी उसको बताता है कि भैया आपको कौन सी कार पसंद है। तो पांडे जी ने बोला कार तो वही मुझे पसंद है जो मेरे बजट में आ जाए, जो मैं ख़रीद सकूं, मेरे लिए वही कार पसंद है। तब आदमी ने बोला अच्छा ये ऐसी बात है। पांडे जी ने बोला हाँ। तब उसने बोला कि देखो मेरे भतीजे की शादी है, और मेरे भतीजे की शादी में हम लोग दहेज ले रहे हैं, हम लोग दहेज हमने दहेज मांगा है। तो दहेज में हमने क्या क्या मांगा है हम मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हमने मांगा है। दहेज में हमने 2 लाख रुपए, एक कार और कुछ गोल्ड मांगा है। तो आपके नज़रों में कौन सी कार बेस्ट रहेगी, इसलिए मैंने आपसे कार के बारे में पूछा। पांडे जी ये सब सुन के शौक हो गए, बोले यार ये क्या, ये आदमी पागल आदमी है, मतलब क्या बोल रहा है यार, भतीजे की शादी इसकी है और ये कैसे कैसे डिमांड कर रहा है, मतलब दहेज मांग रहा है और दहेज में इतना बड़ा अमाउंट मांग रहा है। पांडे जी कहते हैं मेरी नज़रों में तो टाटा नैनो बहुत अच्छी कार है, आप वो ले लो। तो वो आदमी कहता है अरे टाटा नैनो कितनी छोटी सी कार है, वो कितना सस्ता कार है, उसको उस कार से तो बढ़िया ये कार हम नहीं ले सकते, हम कार लेंगे स्कॉर्पियो। पांडे जी मन ही मन में इतना गुस्सा आता है, पांडे जी को बोलता है कि अबे तुझे लेना नहीं है तो पूछ क्यों रहा है मेरे से। पांडे जी सोच ही रहे होते कि उसके माँ बाप इतना पैसा कैसे मतलब इतना बड़ा अमाउंट और इतना पैसा कैसे वो देंगे, और ये कार वो कैसे देंगे। तभी वो पांडे जी ने हिम्मत करके बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए कि लड़की का पिता करता क्या है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, लड़की का पिता तो एक सरकारी टीचर है। तो पांडे जी ने कहा कि क्या वो इतना अमाउंट दे पाएंगे। कह रहा है क्यों नहीं दे पाएंगे, देना तो उनको चाहिए और वो देंगे भी। तो पांडे जी ने कहा अगर ये अमाउंट ना दे पाए, अगर आपको ये डिमांड ना पूरी कर पाए तो क्या होगा। तो उन्होंने सीधा बोला तब रिश्ता टूट जाएगा, रिश्ता तोड़ देंगे हम, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, रिश्ता तोड़ देंगे, हम आगे किसी और के साथ रिश्ता देखेंगे। पांडे जी मन ही मन सोचने लगे कि यार ये रिश्ता अच्छा हो कि टूट जाए। वो मन ही मन प्रार्थना करते थे कि ऐसे लालची परिवार से तो रिश्ता टूट ही जाए, क्योंकि इतने बड़े डिमांड के बदले वो एक लड़की से शादी करेंगे और एक लड़की से इतनी चीज़ें मांगेंगे, इतना बड़ा अमाउंट मांग रहे हैं, और ये तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा था। पांडे जी सोच के काफ़ी परेशान हो रहे थे कि यार उस लड़की का क्या होगा। हालांकि पांडे जी का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पांडे जी कहीं ना कहीं उनके दिलों में काफ़ी अच्छाइयाँ भरी थी, जिसकी वजह से वो सोच रहे थे। तो वो चाहते थे कि वो मना कर दे कि ये आप सब ना ले, सिर्फ आप लड़की से शादी करें, दहेज नाम की कोई चीज़ ना ले, दहेज बिल्कुल भी ना ले आप। लेकिन पांडे जी ने सोचा कि जिनकी ऐसी बेकार मेंटालिटी है उनको समझा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो सोच ही रहे होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पांडे जी ने बोला चलो छोड़ो यार, क्या कर सकते हैं, जिसकी लाइफ है वो होगा। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है
कि जौनपुर आने ही वाला होता है। और जौनपुर जब आने ही वाला होता है तो उससे पहले एक खबर आती है, यानी कि उससे पहले उस आदमी को फ़ोन आता है। वो आदमी एकदम पसीने में तरबतर होता है, उसके सर पे इतना टेंशन होता है, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है। ये पांडे जी देख ही रहे होते हैं। एक तरफ पांडे जी को जौनपुर के आने की खुशी होती है, लेकिन वो एक तरफ दुखी भी रहते हैं उस लड़की के लिए, लेकिन और एक तरफ वो देखते हैं कि ये इंसान इतना टेंशन में कहाँ हो गया, ये इतनी बड़ी बड़ी डिमांड कर रहा था, अभी इतनी टेंशन में। फिर पांडे जी ने बोला कि अरे सर क्या हुआ आपको, मतलब आपको कुछ हुआ है क्या, कुछ कुछ प्रॉब्लम है सर। तो उस आदमी ने बोला अरे यार क्या बताएं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पांडे जी ने बोला क्या प्रॉब्लम हो गई। तो उस आदमी ने कहा कि अरे क्या बोलूँ यार, जो रिश्ता था मेरे भतीजे का, वो रिश्ता टूट गया। पांडे जी मनी मनी कहीं ना कहीं प्रार्थना कर ही रहे होते हैं कि रिश्ता टूट जाए, लेकिन पांडे जी की ये दिल की इच्छा भी पूरी हो जाती है, वो रिश्ता टूट जाता है। पांडे जी अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं, उनकी दुगनी खुशी हो जाती है, क्योंकि एक तो उनको जौनपुर आने वाला था और ये लड़की ऐसे पागल परिवार से बच जाती है। आदमी परेशान रहता है और फिर वो आदमी पांडे जी को कहता है अरे यार मैं बनारस क्या करने जाऊंगा, बनारस में मेरा फालतू का टाइम वेस्ट होगा, मेरा पैसा वेस्ट होगा, जिसका मतलब था वो हुआ ही नहीं, अब मुझे जाना पड़ेगा, मेरा आना जाना लग गया, बस अब मैं क्या करूँ यार। पांडे जी ये सब देख ही रहे होते हैं, लेकिन पांडे जी को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन पांडे जी सोच रहे होते हैं। और पांडे जी इतने अच्छे आदमी होते हैं कि वो किसी की दुख नहीं देख सकते। तो पांडे जी ने सोचा कि चलो छोड़ो, मैं इसको क्या बोलूँ। और एंड टाइम हो चुका था कि जौनपुर आ गया और कंडक्टर बोलने लगा कि जौनपुर जौनपुर जौनपुर। तो क्या हुआ, पांडे जी ने अपना बैग उठाया, सामान उठाया, और जैसे ही उतरने वाले थे पांडे जी ने उसका दुखी चेहरा देखा और बोलने लगे। पांडे जी ने उनसे कुछ सवाल करा, और वो सवाल बहुत ज़्यादा बेस्ट सवाल था, जो कि हर इंसान के मन में आना ज़रूरी है। क्या सवाल किया उन्होंने। पांडे जी ने बोला कि मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ। तो उस आदमी ने बोला हाँ ज़रूर कीजिए ना। तो पांडे जी ने कहा कि देखिए आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन आपको मुझे ऐसे समझाने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही मेरा आपसे कोई रिश्ता है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला क्या। तो पांडे जी ने बोला क्या आपके पास कोई बेटी है। तो उस आदमी ने बोला हाँ है। तो पांडे जी ने बोला कि आपकी तनख्वाह कितनी है। तो उसने आदमी ने बोला कि मैं 20-25 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ महीने का। तो उसने कहा कि आपने अपनी बेटी की शादी भी एक दिन करनी है। तो उस आदमी ने बोला हाँ करनी तो है। तो बोला कि देखिए अब कोई इंसान आपसे ऐसा ही डिमांड करे जैसे आपने अपने भतीजे के लिए किया। अब सोच के देखो ना कि कोई इंसान आपसे भी ऐसी डिमांड करे तो आपको कैसा लगेगा अगर आप वो डिमांड पूरी ना कर सको। आप अपने को कुछ देर के लिए उस बाप के जगह पे रख के देखिए जिस बाप ने ये रिश्ता तोड़ दिया। अपनी उस बेटी के जगह पे रख के देखो जिस बेटी के लिए ये रिश्ता टूट गया। आपका जवाब आपको मिल जाएगा। आपका यही सवाल था ना, कि रिश्ता क्यों टूट गया। आप अपने को उसकी जगह रख के देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि रिश्ता क्यों टूट गया। इसी बात है कि अगर आपसे भी कोई 10 लाख रुपए मांगे या स्कॉर्पियो कार मांगे या कुछ भी मांगे, अगर आप नहीं दे पाओगे तो जाहिर सी बात है आपको मजबूरी में रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। या तो वो तोड़ देगा या तो आप तोड़ दोगे रिश्ता। और आप इतनी बड़ी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, चलिए एक पल के लिए मान भी लेते हैं वो जो रिश्ता टूट गया उसका बाप आपके भतीजे को स्कॉर्पियो कार क्या BMW दे दे, 5 लाख या 2 लाख या 10 या 12 लाख या 50 लाख रुपए भी दे दे, या गोल्ड कितना भी गोल्ड दे दे, लेकिन उससे आपका क्या फ़ायदा। आपका एक पैसा भी आपको मिलेगा क्या उसमें से, नहीं ना। आप खामखा दूसरे के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं और दूसरों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं। आप खुद एक पिता होकर भी आप ऐसी हरकतें करेंगे, कैसे चलेगा। आप खुद सोचिए, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर आती है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। आप उसे दहेज मांग रहे हैं, हर एक चीज़ मांग रहे हैं, इतना बड़ा सेक्रीफाइस लड़की करके आ रही है, यही सबसे बेस्ट है, और आप गलत चीज़ कर बैठे। ये मेरी कोई उम्र नहीं है आपको समझाऊं, लेकिन मैं आपसे बहुत छोटा हूं, लेकिन आप मेरे सामने गलत हो रहा है तो मैं आपको समझा रहा हूं। ना मेरा कोई रिश्ता है, ना मेरा आपसे कुछ है। ज़िंदगी अगर रहेगी तो क्या पता हम फिर मिले। तो यही कह के पांडे जी अपना बैग उठाते हैं और वहाँ से उतर जाते हैं। फिर वो आदमी फ़ोन करता है अपने भतीजे के पास, वो कहता है कि रिश्ता कर लो, अब कोई दहेज मत मांगो। लेकिन भतीजे के लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो फैमिली नहीं मानती, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया होता है। तो कहीं ना कहीं उस आदमी को लगता है कि मेरी वजह से रिश्ता टूट गया है। वो अपने आप को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उसको शर्मिंदा होना पड़ता है। वो कहता है कि अब जो हुआ है मैं आगे से कभी ये लाइफ में नहीं करूँगा।
और पांडे जी दूसरी तरफ, पांडे जी अब बैग वो सब उतार के उतर जाते हैं और बस आगे एक तरफ चली जाती है और पांडे जी जौनपुर पहुंच चुके होते हैं। बस वो अपने घर की तरफ भागते भागते जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, जहाँ पे उनकी मम्मी दरवाज़ा खोलती, वो बस अपनी मम्मी को गले लगा लेते हैं। पांडे जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। पांडे जी अपने पिताजी को भी गले लगाते हैं, अपने बाकी लोगों से भी मिलते हैं, अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं और वो खुश होते हैं इस चीज़ के लिए कि एक वो जौनपुर आ चुके हैं और एक गलत इंसान यानी एक गलत परिवार के घर में शादी होने से बच जाती है। मैं गलत परिवार नहीं कह सकता, लेकिन जो चीज़ मांगी जा रही थी वो गलत था। एक पांडे जी फिर बहुत खुश होते हैं अंदर ही अंदर और एक लंबी सी सांस लेते हैं और वहाँ पे जहाँ जौनपुर की मिट्टियाँ मानो पांडे जी से ये कह रही हो कि बस अब कहीं और मत जाना। तो दोस्तों ये कहानी बस इतनी सी है। इस कहानी का मेन पॉइंट क्या था, क्या है, मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये कहानी बस इतनी सी थी। अगर आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। You should take it slow.